Best attitude towards accounting with Pioneer. Pioneer Limited issued 10,000 shares of 10 rupees each. 10,000 shares issue करना है 10 rupees each. Amount payable 3432. तो amount payable 3 on application, 4 on allotment. 3 on first call, 2 on second call. तो भैया 3432 ये तो 12 होगा. और जबकि आपके शेयर्स की फेस वैल्यू 10, तो आप 10 रुपीस का शेयर्स इशू कर रहे हो और आप जो पार्ट में अमाउंट कॉल कर रहे हो उसकी टोटल हो रही है 12 रुपीस. इसका मतलब 10 रुपीस का शेयर्स 12 रुपीस में इशू कर रहे हो. 2 रुपए ज्यादा काहे के ले रहे हो बाबा? तो भैया सरप्लस है तो वो प्रीमियम होगी. क्वेश्चन में क्लियर नहीं था लेकिन हमको क्लियर हो गया कि भैया 10 रुपीस का शेयर्स है और हम पार्ट में जब रिसीव कर रहे हैं तो वो 12 है, मतलब 2 रुपए हम ज्यादा ले रहे हैं तो वो 2 रुपए प्रीमियम के हैं. और प्रीमियम कुछ नहीं कहा तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है. ये जो अलॉटमेंट का 4 रुपीस है इसमें 2 रुपीस कैपिटल है, 2 रुपीस प्रीमियम है. ठीक है, चलो. तो टेबल बनाते समय अभी अपने को प्रीमियम का ध्यान नहीं रखना है. टेबल बनाते समय तो अपने को 12 रुपीस लेना है. एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 35,000 तो शेयर इशू करना 10,000. एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 35,000 शेयर्स के लिए. शेयर्स अलॉटेड एज फॉलो. 4,000 के एप्लीकेंट्स को 100%, मतलब जिसने अप्लाई करा था 4,000 शेयर्स के लिए उसको 100% शेयर अलॉट कर दिया, मतलब 4,000. 6,000 के एप्लीकेंट्स को 50%, 8,000 के एप्लीकेंट को 25%, 10,000 के एप्लीकेंट को 10%. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एग्जिस्टेड, मतलब यदि अगर आपके पास किसी एप्लीकेंट का जितने शेयर अलॉट करे हैं उसके बाद में कुछ सरप्लस बचता है तो वो आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में. उसके बाद बचे तो फर्स्ट कॉल में, उसके बाद बचे तो सेकंड कॉल. तो अपनी टेबल अपन कंप्लीट करते हैं. पहले अपन फर्स्ट 3 कॉलम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, पहले अपन फर्स्ट 3 कॉलम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1. तो सबसे पहला एप्लीकेंट 4,000 और उसको 100% शेयर अलॉट करें, मतलब 4,000 के एप्लीकेंट्स को 4,000 शेयर अलॉट कर दिए. तो शेयर अप्लाइड 4,000, अलॉटेड 4,000. अब हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपीस मांगा है तो 4,000 into 3 उससे अमाउंट रिसीव हुआ होगा 12,000. तो 4,000 एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीस, तो 12,000 शेयर अलॉटेड 4,000. सेकंड एप्लीकेंट्स की बात करें तो 6,000, तो 6,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा है. 3 रुपीस के हिसाब से उसने अमाउंट सेंड करा है. तो 6,000 into 3 18,000. तो अप्लाइड में 6,000 शेयर्स, रिसीव्ड अमाउंट 18,000 3 रुपीस के हिसाब से, और इनको शेयर अलॉट करें 50%. तो 6,000 का 50% 3,000 शेयर अलॉट हुए. तो 6,000 के एप्लीकेंट्स को 50% शेयर अलॉट हुए, मतलब 3,000. थर्ड एप्लीकेंट की बात करते हैं 8,000, 25% शेयर अलॉट करें. तो 8,000 का 25% 2,000. तो अप्लाइड में 8,000, अलॉटेड में 2,000, और रिसीव्ड अमाउंट हुआ होगा 3 रुपीस के हिसाब से 8,000 into 3 24,000. बराबर है. फोर्थ एप्लीकेंट की बात करते हैं 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, 10% शेयर अलॉट करें. तो 10,000 का 10% 1,000. तो शेयर अप्लाइड में 10,000, अलॉटेड में 1,000. 10,000 का 10% 1,000, और अमाउंट रिसीव्ड होगा 10,000 into 3 30,000. तो एप्लीकेशन आई है 10,000 के लिए, 3 रुपीस के हिसाब से 30,000 अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1,000. 10,000 का 10%. ठीक है. तो अब ये जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको शेयर अलॉट हुए उनकी पोजीशन हमारे सामने आ गई. इस कॉलम की टोटल होना चाहिए फर्स्ट कॉलम की 35,000. एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 35,000 बराबर है. अब अपन चेक करते हैं टोटल. 4 + 6 10 + 8 18 + 10 28. तो ये जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं ये 28 है, जबकि एक्चुअल टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 35 के लिए. मतलब इन एप्लीकेंट्स के अलावा भी कोई एप्लीकेंट्स है. तो 28 35 माइनस करेंगे तो 7,000 एप्लीकेंट्स और है, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 7,000. तो 7,000 एप्लीकेंट से 3 रुपीस के हिसाब से 21,000 रिसीव हुआ है. अब फर्स्ट कॉलम की टोटल 35,000 है. 35,000 into 3 करेंगे तो 1,05,000. सेकंड कॉलम की टोटल 15 35,000 into 3
चेक कर सकते हो आप टोटल मैच हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये फर्स्ट 2 कॉलम अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड कॉलम पे गौर करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट को 4000 शेयर अलॉट करें, सेकंड एप्लीकेंट को 3000, थर्ड एप्लीकेंट को 2000, फोर्थ एप्लीकेंट को 1000। तो 4 3 2 1 10000। इसका मतलब 10000 शेयर जो हमको इशू करना थे वो फर्स्ट 4 एप्लीकेंट्स को अलॉट हो चुके हैं। इसका मतलब फिफ्थ एप्लीकेंट, बचे हुए एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को कोई शेयर अलॉट नहीं हुए। टोटल 10000 शेयर फर्स्ट 4 एप्लीकेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बराबर। तो ये फर्स्ट 3 कॉलम हमने कंप्लीट करे। एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब ये अमाउंट और ये शेयर्स जो अलॉट हुए ये अपने को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक रो कंप्लीट करेंगे अपन। फर्स्ट एप्लीकेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है 12000 और शेयर्स अलॉट हुए 4000। तो इस 4000 के हिसाब से कैपिटल में अलॉटमेंट इन एडवांस, फर्स्ट कॉल इन एडवांस, सेकंड कॉल इन एडवांस, ये 12 रुपीस हमको एडजस्ट करना है यदि सरप्लस हो तो 4000 इंटू 3 सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो 4000 इंटू 3 12000 कैपिटल में शिफ्ट हुए। तो अमाउंट रिसीव हुआ 12, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 12। इसका मतलब 12 पूरा कैपिटल में एडजस्ट हो गया। अब इसका कोई सरप्लस नहीं है, मतलब इसका कोई एडवांस या रिटर्न में नहीं आएगा। बराबर है। सेकंड एप्लीकेंट्स का अमाउंट रिसीव हुआ 18000। 18000 अपने को एडजस्ट करना है। इसको एक्चुअल में शेयर अलॉट हुए हैं 3000। तो 3000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से तो कैपिटल में जाएगा 9000। तो अब 18 में से 9 कैपिटल में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसका सरप्लस बचा 9000। 3000 इंटू 4, तो 3000 इंटू 4 होता है 12000। जबकि हमारे पास सरप्लस बचा है 18 में से 9 एडजस्ट करने के बाद 9000। तो 3000 शेयर्स पे अलॉटमेंट होगा 4 रुपीस के हिसाब से 12000। लेकिन हमारे पास 12000 नहीं बचे, हमारे पास बचे केवल 9000। तो जितने बचे उतने जमा कर लो अलॉटमेंट में। बाकी का अमाउंट अलॉटमेंट का वो अलॉटमेंट के समय अपने को पे कर देगा। आगे इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। थर्ड एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेंट्स का अमाउंट है 24000। एक्चुअल में शेयर उसको अलॉट हुए हैं ओनली 2000। तो 2000 के हिसाब से इसमें से अपन एडजस्ट करते जाएंगे। तो 2000 इंटू 3 6000 कैपिटल में ट्रांसफर करा। तो 24 में से 6 एडजस्ट कर दिया। तो 18000 अभी भी सरप्लस बचा है। तो अपन उसका अलॉटमेंट एडजस्ट कर लेते हैं। 2000 इंटू 4 8000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो 24 में से 6 और 8 माइनस कर दो, अभी भी 10000 बचे। तो अभी भी 10000 बचे तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं। 2000 इंटू 3 6000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिया। अभी भी 4000 बचे। तो 2000 इंटू 2 4000। बराबर है। तो इसका सेकंड कॉल तक का पूरा अमाउंट डिपॉजिट हो गया। 24 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 ये हो गया 24। मतलब इसका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की 100% डिपॉजिट हो गया और इसका 100% अमाउंट एडजस्ट हो गया। रिटर्न कुछ भी नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेंट की बात करें 30000 है, जबकि इसको शेयर्स अपन ने अलॉट करे केवल 1000, ओनली 1000। तो 1000 इंटू 3 3000 कैपिटल में जाएंगे। तो 30 में से 3 माइनस करें, अभी भी बचे 27। 1000 इंटू 4 27 में से 4 माइनस कर देंगे तो अभी भी बचे 23 में से 1000 इंटू 3 3000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो 23 में से 3 एडजस्ट कर लिया, अभी भी बचे 20000। अब इसका सेकंड कॉल का भी अमाउंट डिपॉजिट कर लो 1000 इंटू 2 2000। तो 20 में से 2 और एडजस्ट कर लिए तो अभी भी बचे 18000। तो इसका अलॉटमेंट का भी डिपॉजिट हो गया, इसका फर्स्ट कॉल भी डिपॉजिट हो गया, इसका सेकंड कॉल भी डिपॉजिट हो गया। 30 में से 12 माइनस कर दो तो अभी भी इसका सरप्लस बचा 18000 और 18000 इसको अपने को रिटर्न करना है। लास्ट एप्लीकेंट की बात करते हैं। अमाउंट इश्यूड हुआ 21000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कुछ नहीं है।
तो इसका पूरा 21,000 अपन इसको रिटर्न कर देंगे, कोई एडजस्ट नहीं होगा कि भैया आपको कोई शेयर अलॉट नहीं करे, आपके 21,000 पूरे रिटर्न। ये अपना काम कंप्लीट हो गया। एक एक एप्लीकेंट का कितना कितना अमाउंट कहां का एडजस्ट हुआ। अब हर कॉलम की टोटल लगा लो। टोटल कैपिटल की हो गई 30,000। अलॉटमेंट में कुछ कुछ एप्लीकेंट्स का कुछ का अपने पास रखा हुआ है 21। कुछ एप्लीकेंट का फर्स्ट कॉल का भी है 9,000। कुछ एप्लीकेंट्स का सेकंड कॉल का भी है 6,000 और कुछ एप्लीकेंट्स को भी रिटर्न करा 39,000। तो ये जो 1,05,000 आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ था वो कैपिटल से लेके रिटर्न तक है। इन सब की टोटल लगा लो 30 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 39, ये 1,05,000 होगी। जो अमाउंट रिसीव हुआ था 15, उसमें से 30,000 कैपिटल में गए, 21,000 कुछ एप्लीकेंट्स के अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए, कुछ एप्लीकेंट्स के फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुए 9,000, कुछ एप्लीकेंट्स के सेकंड कॉल के में एडजस्ट हुए 6,000 और कुछ को रिटर्न भी करा 39,000। बराबर है। अब एंट्री बिल्कुल सिंपल हो गई। अब इसकी अकाउंटिंग करते हैं अपन। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तो बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी भोली भाली एंट्री होती है। बैंक टू सेल एप्लीकेशन 35,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 1,05,000 अमाउंट रिसीव हुआ था सेकंड कॉलम की टोटल। बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर एप्लीकेशन 35,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 रुपीस के हिसाब से 1,05,000 सेकंड कॉलम की टोटल। सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को ऐसा कैसे यहां पे डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईआर 1,05,000। अब ये जो 15 अपने पास में एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, इसमें से कुछ कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, कुछ अलॉटमेंट इन एडवांस, कुछ फर्स्ट कॉल इन एडवांस, कुछ सेकंड कॉल इन एडवांस और कुछ रिटर्न। 1 बाय 1 सब क्रेडिट कर दो। आपके फोर्थ कॉलम की टोटल से लेके 8th कॉलम तक की टोटल। 2 शेयर कैपिटल 30,000 फोर्थ कॉलम की टोटल, 2 अलॉटमेंट इन एडवांस 21,000 फिफ्थ कॉलम की टोटल, 2 फर्स्ट कॉल इन एडवांस 9,000 6th कॉलम की टोटल, 2 सेकंड कॉल इन एडवांस 6,000 7th कॉलम की टोटल, 2 बैंक 39,000 8th कॉलम की टोटल। कि ये जो 1,05,000 एप्लीकेशन के रिसीव हुए थे उसमें से 30 कैपिटल में गए, कुछ फर्स्ट कॉल एडवांस, कुछ सेकंड कॉल एडवांस भी हमारे पास रखे हुए हैं। इतना अमाउंट अलॉटमेंट से लेके सेकंड कॉल तक और रिमेनिंग अमाउंट कुछ हमने रिटर्न भी करा। तो ये एप्लीकेशन का मैटर यहाँ क्लोज हो गया। कितना अमाउंट कहां शिफ्ट करा हमने हमारी मेथड में एक एक चीज 1 बाय 1 क्लियर करके लिखी है। इसलिए अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अकाउंटिंग करते समय कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन के 15 एडजस्ट हो गए। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करो। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन जो अलॉटमेंट के 4 रुपीस अपन कॉल कर रहे हैं उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपीस पर शेयर प्रीमियम है। तो वो जो अलॉटमेंट के 4 रुपीस है उसमें 2 प्रीमियम है, इसका मतलब 2 कैपिटल है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बराबर। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर 4 रुपीस के हिसाब से 40,000, 2 रुपीस के हिसाब से 2 शेयर कैपिटल 20,000, 2 रुपीस के हिसाब से 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। क्या हमने अलॉटमेंट ड्यू करा 40,000 मांगा है, इसमें 20 कैपिटल है और 20 प्रीमियम है। बराबर है। अब अपन अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट, क्या अलॉटमेंट के पैसे अमाउंट आपके पास एडवांस रखा है, क्या रखा था तो अपन ने सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर रखा है, वो यहाँ आके डेबिट हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ एप्लीकेंट्स का पैसा अपने पास एडवांस है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट ईआर अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट ईआर 2 शेयर अलॉटमेंट एंट्री होगी। ठीक है। तो अलॉटमेंट के आगे
वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 40,000। अब इसमें से अलॉटमेंट का आपके पास एडवांस रखा है, सेकंड एंट्री में क्रेडिट करा था 21, यहाँ आके डेबिट हो जाएगा कि हमने अलॉटमेंट के 40,000 मांगे हैं, इसमें से 21,000 ऑलरेडी हमारे पास एडवांस रखे हैं, तो 40 में से 21 एडवांस रखे हैं, मतलब हमको रिमेनिंग अमाउंट रिसीव होगा 19,000। बराबर है, ये अलॉटमेंट की दोनों एंट्रियां हो गई। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स, 3 रुपीज पर शेयर, 30,000। बराबर है, तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया, क्या फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस रखा है? तो बिल्कुल रखा है। सेकंड एंट्री में देखो 9,000, तो यहाँ पे वो आगे डेबिट हो जाएगा, मतलब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में अपन ने ड्यू कराया, डेबिट कराया 30,000 से। अब आपके पास फर्स्ट कॉल इन एडवांस कितना रखा है? सेकंड एंट्री में 9,000, तो 9,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा, तो 30,000 हमने फर्स्ट कॉल के मांगे हैं, इसमें से 9,000 हमारे पास एडवांस रखे हुए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट 21,000 आपको रिसीव हो जाएगा। बराबर है, ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट, ड्यू करा, रिसीव करा। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 10,000 से इस पे 2 रुपीज के हिसाब से 20,000। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,20। बराबर है। अब सेकंड कॉल को रिसीव करते हैं, तो सेकंड कॉल को रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया, क्या सेकंड कॉल के पैसे एडवांस रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं। सेकंड एंट्री में 6,000 देखो क्रेडिट कर रखे हैं सेकंड कॉल इन एडवांस के नाम से, तो वो यहाँ आके डेबिट हो जाएगा, मतलब सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट दिया, सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल। बराबर है। सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 20,000 से, तो सेकंड कॉल के आगे 20,000 अपन ने मांगे हैं, ड्यू करे हैं, इसमें से सेकंड कॉल का एडवांस हमारे पास रखा है 6,000 डेबिट, तो 20 में से 6 ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट 14,000 रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट दिया। बराबर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत जो एक्सेस अमाउंट कहाँ कैसे एडजस्ट करना है ये चीज क्लियर हो गई होगी। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत प्रो राटा अलॉटमेंट में तो अपन ने देखा था ज्यादा मगजमारी नहीं रहती है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को 100%, किसी को 90%, किसी को 80%, किसी को 50%, तो फिर हम ये टेबल बना के इस टाइप से एक वर्किंग नोट करेंगे। बात क्लियर? तो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा टेबल बनाने का ध्यान रखना, क्योंकि टेबल में आपका सारा वर्किंग नोट आपको क्लियर हो जाएगा, इंडिविजुअल भी और टोटल भी। और फिर अकाउंटिंग करते समय कोई मगजमारी नहीं, अकाउंटिंग करते समय तो सीधी सीधी बात, ड्यू करो रिसीव करो। जब भी एडवांस आता है तो एडवांस का एक ही फंडा होता है, जब रिसीव होगा उस समय क्रेडिट, और जब हम उसको मांगेंगे उस समय ले जाके डेबिट। फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के समय डेबिट, फर्स्ट कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय डेबिट, सेकंड कॉल इन एडवांस सेकंड कॉल रिसीव करते समय डेबिट। जब आएगा उस समय क्रेडिट, रिसीव करते समय डेबिट। बराबर है। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने बोला था आपसे कि बीच बीच में मैं आपसे प्रोविजंस डिस्कस करता रहूंगा। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में, अबोव प्राइस में, एक्सिस प्राइस में अगर इशू करती है, मतलब वो अपने शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रही है। बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? इनकम है, कैपिटल रिसीट से कैपिटल इनकम है। बराबर है।
इनकम है तो अकाउंटिंग करते समय अपन क्रेडिट करेंगे, अकाउंटिंग करते समय उसको क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा लेजर बुक में। क्रेडिट बैलेंस निकलेगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स से कैपिटल इनकम है। बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीट बीइंग कैपिटल रिसीट्स इनकम इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बराबर है जो भी मैंने बोला आपसे। शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, और बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट के अंतर्गत अपन लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं, मेन हेड लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आएगा। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत सब टाइटल लिखते हैं अपन रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आएगा। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत ये फिगर इन्वॉल्व हुआ। बराबर है। एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट से कैपिटल इनकम है, इनकम है तो अकाउंटिंग करते समय क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, बैलेंस निकलेगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल इनकम है कैपिटल रिसीट से। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी की इनकम है एक अकाउंट में अपन ने इसको कंसीडर भी कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी लिखेंगे, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, पीएनएल में नहीं ले जाएंगे, तो ये पड़ा किस काम आएगा। ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52(2). तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का फंड जो कलेक्ट होता है, इस फंड को कंपनी रेवेन्यू इनकम नहीं मानती है, ये कैपिटल नेचर की इनकम है जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस करा। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के काम आ सकता है। इसमें से कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉस सेटअप नहीं होंगे, इसमें से डिविडेंड बांटा नहीं जा सकता है। तो भैया कहां पे यूज किया जा सकता है? तो नंबर 1 इशूड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स टू मेंबर्स। तो इस फंड में से सिक्योरिटी प्रीमियम में से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2 राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, कंपनी के फॉर्मेशन पे कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस कंपनी इस इनकम में से सिक्योरिटी प्रीमियम में से सेट ऑफ कर सकती है, राइट ऑफ कर सकती है। बराबर। नंबर 3 राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन और डिस्काउंट अलाउड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में से जो उन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं शेयर्स और डिवेंचर इशू करते समय, कोई कमीशन दिया है अंडरराइटर्स को या फिर डिस्काउंट दिया है, तो वो जो डिवेंचर्स पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया है उस डिस्काउंट को भी सेट ऑफ किया जा सकता है। बराबर। नंबर 4 कभी भी हम सिक्योरिटीज का, डिवेंचर्स का, शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन करते समय हम कोई प्रीमियम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को। रिडम्पशन करते समय हम कोई प्रीमियम पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ की जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है, उसके यूज में ली जा सकती है। बराबर है। और लास्ट पॉइंट इन परचेसिंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से बाय बैक करती है, सिक्योरिटीज परचेस करती है, तो वो वहां पे भी इस फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 68 के अंतर्गत। बराबर है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू किया जा सकते हैं। नंबर 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया जा सकते हैं। नंबर 3 कोई शेयर्स सिक्योरिटीज वगैरह हमने इशू करी है, उसके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, अंडरराइटर्स का कमीशन हुआ है या डिस्काउंट अपन ने दिया है डिवेंचर्स पे, तो वो डिस्काउंट के लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हैं। 4th नंबर पे हमारे सिक्योरिटीज का जब हम रिडम्पशन करेंगे डिवेंचर्स और शेयर्स का, और यदि रिडम्पशन के समय हमको कोई प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
तो वो प्रीमियम को भी हम यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे बायबैक करेंगे शेयर्स और सिक्योरिटीज, तो वो बायबैक में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 68। बराबर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब भी कोई शेयर सिक्योरिटीज इश्यू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है, ऑफर करती है कि भैया आओ हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करो, तो वो जो ऑफर है वही कहलाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग टू द पब्लिक in general for first time in subscribe shares is known as a initial public offer, IPO. मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, कोई भी कंपनी जब अपना शेयर्स इशू करेगी तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम 100% अमाउंट अपन एप्लीकेशन पे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम एप्लीकेशन मनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होगी। कोई भी कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू कर रही है तो अपने शेयर्स की फेस वैल्यू का 5% मिनिमम एप्लीकेशन पे कॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप 100 रुपीज का शेयर इशू कर रहे हो तो कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको मिनिमम 5% मतलब 100 रुपीज का 5% मतलब 5 रुपीज मिनिमम आपको एप्लीकेशन पे कॉल करना है। लेकिन ये बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रही थी, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम पे कंपनी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन के लिए गाइडलाइन इशू करती है। तो सेबी की गाइडलाइन में सेबी ने रिकमेंड करा कि कोई भी कंपनी अब अपने शेयर्स इशू करेगी तो वो मिनिमम 25% वो कॉल करेगी एप्लीकेशन पे, 25% भी इशू प्राइस का, 25% भी गाएगा इशू प्राइस का। Share application money should not be less than 25% of issue price of shares। बराबर है। तो सेबी की गाइडलाइन बोलती है कि कोई भी कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी शेयर्स की इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। और कंपनी लॉ बोलता है कि वो 5% से कम नहीं होना चाहिए, वो भी फेस वैल्यू का, शेयर्स की फेस वैल्यू का 5%। तो अपन किसकी बात माने, ये कुछ और बता रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कंपनी लॉ के ऊपर सेबी की गाइडलाइन ओवरराइड करती है, कंपनी लॉ के ऊपर सेबी की गाइडलाइन ओवरराइड्स करती है। तो यदि कंपनी लॉ में किसी पॉइंट के लिए कोई लॉ है, रूल्स बने हुए हैं और यदि उसके अगेंस्ट में सेबी ने कोई गाइडलाइन इशू कर दी है तो हम अब मान के चलेंगे कि हमको सेबी की गाइडलाइन फॉलो करना है। लेकिन कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आए एमसीक्यू वगैरह में 1 वर्ड्स में आंसर देना है और एज पर कंपनी मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है ना, और मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो कहना 25% ऑफ इशू प्राइस एज पर सेबी की गाइडलाइन। बराबर है। तो आज का अपना ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। कल अपन कुछ और नया सीखेंगे। मेरे हर वीडियो में मैंने ऐसा आपको बोला है कि आपको एक ना एक पॉइंट हमेशा नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।